10वीं कक्षा के सभी छात्रों ने आज हिंदी की परीक्षा दी है, प्रथम स्तर की। तो आज आपने देखा होगा कि आपने पेपर कैसा दिया है वो तो आप जानते हैं, लेकिन पेपर मुश्किल नहीं था, आसान था। बाकी इसमें अपठित भाग होता है तो उसमें बच्चे यदि ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा-सा भी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो उसमें गलतियाँ होती हैं। तो बाकी तो पूरा जो आगे जो जितना भी दे रखा है वो बिल्कुल आसान सा दे रखा था, कोई मुश्किल था ही नहीं। चलो आज देख लेते हैं कि आपने क्या किया है, क्या स्कोर आपका रहेगा, तो आप अपना स्कोर चेक कर लीजिए और देखते हैं कि उसके आंसर की क्या बनेगी, क्या नहीं बनेगी, उसमें ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इसमें अपने पीडीएफ पे जाते हैं और वहाँ देख के मैं बताता हूँ कि आपको क्या रहा। इसमें फर्स्ट जो अपठित गद्यांश का है क्वेश्चन, तो उसी पे चलते हैं, अपठित भाग पे। तो ये आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार जो है इसमें भारतीय समाज किस प्रकार आधुनिकता से दूर है, या भारत के लोग अपने आप को आधुनिक बनाने की किस प्रकार कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातें थी इसमें। पैराग्राफ तो अभी आपको आंसर की पे ही ध्यान देना है, तो वो आपने पढ़ा ही होगा। तो मैं बता देता हूँ, गद्यांश के आधार पर सही तथ्य बताना है, तो ये तथ्य आपको देख लेने हैं, कौन सा नहीं आपको पढ़ा होगा ध्यान से। तो यहाँ पर जैसे मैंने चिन्हित कर दिया है इसको कि यहाँ पर जो है क्या आएगा क्या नहीं। तो इसमें आधुनिक समाज मुक्त और मध्यकालीन समाज बंद होता है, तो इसमें यही तथ्य जो है यहाँ पर दिया गया है इस ऑप्शन में। तो इसका मतलब क्या था, यही सही था। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया शाश्वत मूल्य में शामिल है, तो ये पैराग्राफ में आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो इसमें शाश्वत मूल्यों में ये आया था, ये बिल्कुल पैराग्राफ के प्रारंभ में ही था। जो गद्यांश के प्रारंभ में ये तीनों शब्द वहां पर लिए गए थे, तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि यही उदाहरण आपका सही था। विद्वान और चिंतकों ने किस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है, तो यहाँ यही बात थी कि भारत का समाज जो है वो केवल आधुनिक से दूर ही नहीं है, बल्कि उसको लाने का प्रयास भी नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने दो लाइन, पहली लाइन दो पढ़ी थी, तो उसमें क्या है कि आधुनिकता से दूर तो है ही, उसे लाने का प्रयास भी नहीं कर रहे। तो यही एक हमारा उत्तर था, ये था भारतीय समाज आधुनिकता से अभी बहुत दूर है, ये बात ठीक थी। लेकिन आगे ही इसमें ये दिया गया है कि आधुनिकता से दूर तो है ही, बल्कि उसे लाने का प्रयास भी नहीं करा। तो हमारा यही यहीं तक हमें सत्य हो जाता, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। आधुनिक समाज में समाज की विशिष्टताओं में शामिल है, तो हमने देखा था कि आलस्य शब्द इसमें पैराग्राफ में कहीं नहीं था। ये दो ही शब्द थे, उन्मुक्तता और सामरिक बल, तो यही आए थे। तो क और ख सही है। तो यहाँ पर देखना क ख ग तीनों नहीं, बिल्कुल नहीं। क और ग तो है ही नहीं, ख और ग ये तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ख और क इन्होंने उल्टे दे दिए थे, क और ख लिखने के बजाय ख और क दे दिए, ताकि ये देखा जाए बच्चा भी इसे अच्छी प्रकार से ध्यान से पढ़ रहा है, समझ रहा है कि नहीं है। इन्होंने एक बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा जा सकता, अन्य समाजों से प्रभाव ग्रहण नहीं करना, ये तो मेल ही नहीं खाता है। जाति प्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित रहना, ये एक बंद समाज में इसे ये आता ही नहीं है। यहाँ पर धन या संस्कृति के क्षेत्र में खुली छूट देना, ये है जिसे बंद समाज की विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि धन या संस्कृति के क्षेत्र में खुली छूट दे दी गई तो फिर ज्यादातर अपने धर्मों पर और उस पे ही चला जाएगा, और समाज जो है एक दूसरे के धन को, संपत्ति को। तो इस प्रकार यदि हम पैराग्राफ पढ़े तो यही सही आंसर जो है इसमें बन जाता है। तो ये ध्यान से पढ़ें तो ये बातें हमें समझ में आ जाती है। इसके बाद जाते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे, जो अथवा में दिया गया था। जिसने ये नहीं किया, जिसने ये किया है, बंगाल की जो अविभाजित धरती है उसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर, अविभाजित जो बंगाल का सौंदर्य है उसके बारे में इस पूरे पैराग्राफ में वर्णन किया था। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा होगा। किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं, तो इसमें तीन ही बातें आई थी, नदियों, नहरों और खेतों के चित्र जो है वो अपूर्व आनंद से मनुष्य को भर देते हैं। जबकि यहाँ पर नदियों, समुद्रों, हीरे पन्ने की बात कहीं नहीं आई थी, तो ये गलत आ जाता है। नदियों समुद्रों की बात नहीं आई थी, बल्कि नदी और नहरों की बात आई थी। चांदी की चमक की बात आई ही नहीं थी। फसलों और पेड़ों के मिले जुले दृश्य, ये पेड़ों के मिले जुले दृश्य ये नहीं आए थे। तो हमारा जो है पहला ही ये उत्तर इसमें ठीक हो जाता है। दूसरा है, लेखक की दृष्टि में बंगाल की श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा है? अविस्मरणीय है, कैसा नहीं है पूछा है इसने। तो अविस्मरणीय तो है ही, जिसको बुलाया नहीं जा सकता। मायावी है धरती का सौंदर्य, आकर्षक है, असामान्य ये नहीं है।
तो हमारा उत्तर जो है ये हो जाता है इसमें। तो हमें यही ध्यान रखना था, इसमें नहीं है शब्द पूछा गया है, जबकि बाकी सभी हैं। तो नहीं क्या है, असामान्य नहीं है। तो ये है इसमें मुख्य विशेषता। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इससे मिला जुला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही है। फसल गनी ये नहीं आया है कहीं भी। समुद्र तट रेतीले ये शब्द आया था। कंचनजंगा मंदावा ये आया ही नहीं था। चाय बागान सुनहरे, ये सुनहरे चाय बागान नहीं होते, हरे भरे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो समुद्र तट रेतीले किया जाता है, ये मैंने पहले जो है पूरी पीडीएफ को सर्च करके और ये जो है सर्कल लगाए हैं। तो इसलिए उसके बाद आपको मैं समझा रहा हूँ कि कहीं बीच में इधर उधर बात ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इनको पहले पेपर को देखा था कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि पहले गद्यांश को अपठित को पढ़ना पड़ता है और फिर उसके आंसरों को हमें देखना पड़ता है। बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखनी है हमें। तो यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। बिल्कुल सही है। यह धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है। बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य बंगाल का किया है। तो दोनों ही बात सही है। इसमें कथन और कारण दोनों असत्य हैं, ये तो हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। इसके बाद कथन और कारण दोनों सत्य हैं, ये सही है। कथन सत्य पर कारण असत्य नहीं है, क्योंकि बंगाल के प्राकृतिक छटाओं की सुंदरता का वर्णन है यहाँ पर, और ये तो अपने आप ही गलत हो जाएगी। तो हमारा तो एक ही सही होना चाहिए था। तो वो आपको पता ही है कि दोनों कारणों के बारे में यहाँ पर ये कहा गया था इसमें। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। इस गद्यांश में का केंद्रीय विषय क्या है। तो हमने देखा था कि बंगाल की धरती अविभाजित शब्द मैंने वहां पर पहले ही बताया था आपको, और धरती का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। बंगाल के जादू को नहीं बताया गया है। बंगाल में बिताए गए दिनों की याद ये बताई गई नहीं। प्रकृति का मनुष्य के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव ये बताया ही नहीं गया। तो हमें सीधा सा ऑप्शन है, आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लेते तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। जिसने ये किया है वो सही है। बाकी जिसने ध्यान नहीं दिया होगा तो उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही समझना था पेपर को। कोई मुश्किल था नहीं ये भी। नीचे काव्यांश दिए गए हैं, और यहाँ पर मनुष्य के रंग भेद चमड़ी के उसके बारे में ये काव्यांश है। और मानव का धरती पर घृणा, जिए मर जाए, प्रीति प्यार, ये धर्म मनुष्य का नहीं है, यानी ये रंग भेद आदि करना। तो ये सारी बातें इसमें कही गई थी इस काव्यांश में। पठित काव्यांश में प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से पूछे गए यहाँ पर। काव्यांश में मुख्य रूप से किस समस्या का उल्लेख किया गया है। तो रंग भेद का उल्लेख किया गया है कि जैसे मनुष्य रंग के अनुसार, यहाँ पर लिंग भेद का वर्णन नहीं है, यहाँ पर असमानता का वर्णन नहीं है, गैर बराबरी आदि का वर्णन नहीं है, केवल रंग भेद जो प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है काव्यांश में रंग भेद के अनुसार। कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ कब होता है। पहला ही उत्तर, प्रेम नहीं होने पर जीवन बेकार है। मनुष्यता से हीन होने पर ये कोई यहाँ पर तुक नहीं होता है, क्योंकि इस काव्यांश के अनुसार सभ्यता के जड़ होने पर ये कोई अर्थ नहीं निकलता है। ज्ञान से विहीन होने पर जी, ये भी ठीक है कि ज्ञान से विहीन होने पर जीवन व्यर्थ है, लेकिन हम काव्यांश के आधार पर देखेंगे कि प्रेम के नहीं होने पर ही जीवन व्यर्थ है, क्योंकि इस काव्यांश में जो कहा गया है उसी को हम विशेषार्थ यहाँ पर लेंगे। चलो नेक्स्ट है, उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या है, यानी इसका क्या अभिप्राय है उज्जवल सफेदी पर। वैसे इस काव्यांश के अंतर्गत आया था मिथ्या छल और अभिमान। ये हम यदि इसमें देख लेंगे तो इस काव्यांश में ये सारी बातें आई थी। मिथ्या छल, घमंड, घमंड का अर्थ अभिमान ही होता है। अभिमान करना, घमंड करना ही होता है। तो ये बात यहाँ आई थी, तो यहीं से स्पष्ट हो जाता है ये लाइन से कि हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है। तो यहाँ हम पहुंचते हैं अपने प्रश्न पर। तो यहाँ पर मिथ्या छल अभिमान शब्द जो है वो यहाँ पर आ गया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यही सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लेते हैं। कवि कहता है रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला। ये तात्पर्य आपको समझना था, और इसमें हो सकता है कुछ बच्चे गलती कर दें कि व्यक्तित्व का आकर्षण, आकर्षण दिखावा होता है व्यक्तित्व का, बाहर से जिसके तरफ व्यक्ति खिंच जाता है उसके शब्दों से। तो व्यक्तित्व की खूबसूरती, ये भी वास्तविक खूबसूरती नहीं आता है। व्यक्तित्व आचरण कैसे नहीं, ये नहीं आता है, क्योंकि रंगों का राजा तो रंग भीतर वाला होता है, यानी आंतरिक मन होता है। तो आंतरिक गुण और उसका स्वभाव होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर जो है आंतरिक गुण और स्वभाव बन जाता है। गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति से कौन सा प्रतीक दिया गया। तो राधा कृष्ण का प्रतीक यहाँ पर नहीं दिया गया। धरती और आसमान का बिल्कुल दिया गया है, क्योंकि हमने लास्ट लाइन देखी होंगी,
तो धरती और आसमान का ही वर्णन इन लाइनों में है। आप काव्यांश को देखोगे तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हमारा आंसर जो है धरती और आसमान का दिया गया, मनुष्य और दानव का कोई वर्णन यहाँ पर है ही नहीं। तो ये नहीं है, तो इसलिए धरती और आसमान का ही वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो एक अथवा में दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या क्या काव्यांश था और उसके कौन कौन से आंसर बनते हैं। जिसने ये नहीं किया तो इसने ये किया होगा। मेरे हिसाब से जिसने पहले वाला किया वो ठीक था, दूसरे वाला थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो किन्हीं किन्हीं क्वेश्चनों में। तो वो देख लेते हैं क्या कहा। घर में किस प्रकार की गंध पसरी हुई थी? तो इस काव्यांश को हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि निर्जनता और बंद हवा के बारे में वर्णन किया गया है। पोटली में बंधे चनों के अंकुरित होने का क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है, हमें ही बताना है क्या अर्थ है पोटली में बंधे चनों का। तो जो पोटली में बंधे चने हुए अंकुरित हो जाते हैं, तो अंकुरित होना उर्वरता का, उपजाऊपन का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर उर्वरता शब्द जो है यहाँ पर लिया गया है। और नया जीवन जो है उसका अंकुरित होना, नए नए जो अंकुरित होने के बाद जो बीज के जो उसके नए नए पत्ते आते हैं, नया जीवन उसका होता है। तो इसलिए अर्थ यही रहेगा। मानव जड़ और एक स्थान पर स्थिर होने के बाद भी कवि की यात्राओं की गतिशीलता में सह यात्री, यह भाव किस पंक्ति में है? तो वो पंक्ति हमें बतानी है कि ये भाव किस पंक्ति में लिया गया था। तो जैसा कि हमने देखा, हम ज्यादा ही आगे पहुंच गए थे। तो ये था तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा, ये इसका सही उत्तर था। इसके बाद काव्यांश जो ये था सी, काव्यांश की शैली किस प्रकार की है? तो इसमें सारा वर्णन किया गया है, निर्जन घरों की बात, पोसते रहे अंकुर, ये सब बातें की गई हैं। तो कविता में चित्रात्मक शैली है, तो विवरणात्मक नहीं है, चित्रात्मक शैली का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रश्न संख्या 20 को हम देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है, पूछा गया है, सॉरी। कवि के 2 दिनों के बाद घर में लौटने पर घर की जो स्थिति है उसे कौन सी बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है? तो हमने पढ़ा था कि कवि अकेला है, वो उसका न होने पर घर क्या है, निर्जन है, यानी ये सब बातें आई थी। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है। तो इसलिए ये है। तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या कहा। ये तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन थे आपके, जो है वाक्य थे। और वाक्य रचना के आधार पर, जैसे मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा था जो आ गया, जो आ गया तो मिश्र वाक्य बन जाता है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में और तथा पर परंतु आदि होने थे, और सरल वाक्य में होते ही नहीं है, दो वाक्य दो उपवाक्य होते ही नहीं है। तो इसमें यहाँ पर स्पष्ट पता लगता है कि ये क्या है, मिश्र वाक्य था। तो ये मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो ये बताना सरल वाक्य नहीं है। तो ये देखना, अंतरा अपने विद्यालय नहीं जाने के बारे में बता रही थी, तो ये सरल वाक्य ही है। अंतरा विद्यालय न जाने के कारण पर बात कर रही थी, कारण पर बात कर रही थी, न जाने के कारण पर बात कर रही थी, ये भी सरल वाक्य है। अंतरा विद्यालय नहीं गई पर क्यों यह पता नहीं, पर आगे पर का अर्थ परंतु में होता है, जबकि यहाँ जाने के कारण पर बात कर रही थी, तो ये पर का अर्थ परंतु में नहीं था। तो इस यहाँ पर का अर्थ परंतु में, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य है ही नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अंतरा ने किसी को अपने विद्यालय न जाने के बारे में नहीं बताया, तो ये सरल वाक्य ही है। सारे सरल वाक्य थे, एक सी नहीं था, यही ध्यान रखना था हमें इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी 23 पे। जब बाल गोविंद भगत खेतों में रोपाई कर रहे थे तब लोग उन्हें कनखियों से देख रहे थे। जब रोपाई कर रहे थे तब कनखियों थे, यहाँ रेखांकित उप जो वाक्य उसका आश्रित उपवाक्य का भेद बताना है। तो यहाँ पर जो आश्रित उपवाक्य है, जब बाल गोविंद खेतों में रोपाई कर रहे थे तब लोग उन्हें कनखियों से देख रहे थे, तो ये कनखियों से कब देख रहे थे? जब बाल गोविंद भगत खेत में रोपाई कर रहे थे। तो रोपाई करना, जब रोपाई कर रहे थे, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो किस क्रिया विशेषण? आश्रित उपवाक्य हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये बी ही इसका सही आंसर है। उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। प्रस्तुत वाक्य का रूपांतरित संयुक्त वाक्य होगा। उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। उन्होंने
इसमें बनाना कौन सा है, संयुक्त वाक्य में। नहीं, जो वाले शब्द सारे संयुक्त वाक्य होंगे ही नहीं, ये ध्यान रखना, वो सारे मिश्र हो जाएंगे। तो इनमें जो जो शब्द का प्रयोग सब में किया, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्द तैयार किया जो विश्व भर में ये नहीं है, उन्होंने जो हिंदी शब्दकोश तैयार किया ये भी मिश्र हो जाएगा, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है ये भी मिश्र हो जाएगा। तो हमारा बाकी बच क्या गया, और बाकी हमें स्पष्ट है कि और का प्रयोग यहाँ पर किया गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना था, कोई मुश्किल था ही नहीं। अब नेक्स्ट में जाते हैं, निम्न मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जो जिसने जिसमें प्रयोग किया गया है और प्रयोग किया गया, तो ये संयुक्त वाक्य था इसमें। और ये परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है, सरल वाक्य हो गया। जिसने भी प्रयोग, ये यहाँ से स्पष्ट हो गया कि मिश्र वाक्य है। इसके बाद परिश्रम करने और सफल होने में सीधा संबंध है, करना और सफल होना, तो ये भी मिश्र वाक्य नहीं है, तो यहाँ पर जो है हमारा सी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट में चलते हैं हम, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य बताइए। तो अध्यापक द्वारा कि कक्षा का क्या लिया गया, जायजा। तो इसका मतलब क्रिया किसके अनुसार है, जायजा के अनुसार है। तो जायजा जांच करना आदि होता है, तो इसका में कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, कर्मवाच्य रहेगा, बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया, मेरे द्वारा तुम्हारे द्वारा प्रश्न पूछा गया, तो पूछा गया क्या प्रश्न, तो ये तो कर्मवाच्य है। सुंदर गीत लिखे हैं, सुंदर गीत लिखे हैं, राम ने सुंदर गीत लिखे हैं, तो ये कर्मवाच्य नहीं है, ये सीधी सी बात है कि कर्तृवाच्य है। राम ने सुंदर गीत, राम द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं, ऐसे होता तब कर्मवाच्य होता, तो ये सीधी सी बात है, कर्तृवाच्य था। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। फल खाए गए, मेरे द्वारा तुम्हारे द्वारा फल खाए गए, तो यहाँ पर फल के अनुसार खाए गए, फल क्या गए, फल, तो कर्मवाच्य हो गया। पाठ पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाया क्या जाता है, पाठ, तो इसका मतलब कर्म के आधार पर क्रिया हो गई, तो यहाँ ये सारे कर्मवाच्य हो गए। लेकिन एक ये है जो कर्मवाच्य नहीं है। हमसे इतनी तकलीफ सही नहीं जाती, इसको हमें बदलना है, कर्तृवाच्य में बदलने पर रूप होगा। हमारे द्वारा होगा ही नहीं, हमसे या हमारे द्वारा ये सारे कर्तृवाच्य हैं ही नहीं। हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते, इसमें हमसे हमारे द्वारा नहीं है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा हमारा, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा ये। और हमसे, तो यहाँ पर भी ये कर्तृवाच्य नहीं रहेगा। तो हमसे हमारे द्वारा होने पर कर्तृवाच्य नहीं रहता है, जिसमें नहीं है वो सीधी सी बात है, वो हमारा कर्तृवाच्य है। तो ये बहुत आसान था, कोई मुश्किल था ही नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अब से या द्वारा का प्रयोग जिनमें है वो सारे कर्तृवाच्य के उदाहरण नहीं है, सीधी सी बात है, बहुत कम समय लगने वाला था। यहाँ पर के द्वारा था, यहाँ तुलसीदास से था, या द्वारा था, ये सारे कर्तृवाच्य के हैं ही नहीं। तो तुलसीदास ने, ये स्पष्ट हो गया कि कर्तृवाच्य का उदाहरण। बहुत आसान लिए गए हैं, कोई मुश्किल लिया ही नहीं गया व्याकरण का स्रोत। तो हो सकता है आपने कुछ है पठित में गलत किया हो, लेकिन यहाँ तो कोई हिसाब बनता नहीं है। राधा अब उठ बैठ सकती है, इस वाक्य का भाववाच्य में राधा से अब उठा बैठा जाता है, तो पहला ही उदाहरण सही हो जाएगा, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। किन्हीं, अब पद संबंधी है ये प्रश्न, तो इसमें हमें बताना है कि कौन से क्या है। जैसे निम्नलिखित वाक्य में किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, पद परिचय से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग, जैसे कहानी पढ़ती है तो कहानी को पढ़ती है, कर्म हुआ है। उपन्यास पढ़ रही, उपन्यास को पढ़ रही है, तो ये यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है, विद्यालय में पढ़ती है, तो यहाँ पर कर्म है ही नहीं, विद्यालय में पढ़ती है। और मेरी बहन एक दिलचस्प पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक को पढ़ रही है, यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है, ये भी सकर्मक है, ये भी सकर्मक है। एक यही बच गया हमारे पास ऑप्शन जिसमें क्रिया कर्मक है। यह मेरा पसंदीदा रेस्तरां है, और यह रेस्तरां, यह रेस्तरां क्या है, मेरा पसंदीदा है। तो रेस्तरां की विशेषता है यह, तो यह क्या है, सर्वनाम, तो इसलिए सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब बाकी इनमें किसी में सर्वनामिक विशेषण है ही नहीं, पहले में ही सर्वनामिक विशेषण, तो इससे यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि हमारा जो है ऑप्शन ए ही सही है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या प्रश्न किया गया है। उफ, क्या सोचा था और क्या हो गया, ये उप शब्द क्या है। उफ, उफ क्या सोचा था क्या हो गया, ये दुख में ही होता है।
लेकिन ये उप शब्द किस में होता है? ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है यहाँ पर। तो इससे मतलब ये अव्यय कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय है? अब 2-3 ऑप्शन में विस्मयादि बोधक सब में विस्मयादि बोधक है, लेकिन उप यह क्या हो गया? ये शोक में होता है, तो बी होगा। मन की कोमलता, यहाँ पर रेखांकित पद का परिचय देना, कोमलता क्या है, ये सब उसमें आता है, भाववाचक संज्ञा में आता है, ये स्त्रीलिंग है, ये एकवचन है। अक्सर चोट खा जाती है कौन? कोमलता, तो इसका मतलब कर्म कारक है, तो इसका मतलब क्या? हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। तो यही चीजें हमें देखनी है, मुख्य मुख्य समझनी है। ऑप्शन बाद में देख लेना है, पहले इसको समझ लेना था कि हमें क्या है ये कोमलता शब्द, तो उसके बारे में ही देखना। घर के साथ ही के साथ आ गया, काके की कौन सा अव्यय है हमें पता ही है पद परिचय में, तो के साथ संबंध बोधक अव्यय है। और ये घर और बगीचे के बीच में संबंध बता रहा है, तो जिसमें दिखाई दे रहा है उसी का वही आंसर हमारा सही था। तो हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक है, संबंध बोधक अव्यय है, घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है, तो ये ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। ना ये समुच्चय बोधक है, क्योंकि और पर परंतु ये समुच्चय बोधक होते, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले होते, निपात हिजी भी होता, तो इसमें कहीं भी ये है नहीं, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सही था इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उन सबको भी देख लेते हैं कि उनके क्या क्या आंसर बनते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव, हास है, हम सबको पता ही है, आप सबने ध्यान से देखा ही था कि सभी रसों का हमें पता ही था कि ये रति श्रृंगार रस का भी है और शांत रस का भी है, तो इसमें पता ही है विस्मय, हमें पता ही है कि आश्चर्य और विस्मय अद्भुत रस है, और हस तो कोई रस का स्थायी भाव है ही नहीं, तो हास हमारा स्थायी भाव हो जाता है। मन रेतन कागज का पुतला लागे बूंद बेने सिर जाए छिन में, तो ये एक बात की गई है। मैंने कहा था कि मन प्राकृतिक वर्णन और मानवीय क्रियाओं का वर्णन जहाँ पर किया गया वहाँ शांत रस ही रहता है और कोई रस होता ही नहीं है, तो यहाँ पर जो है शांत रस है और कोई रस यहाँ पर बनता ही नहीं, ना वीर ना अद्भुत ना भयानक, तो ये कोई रस की पहचान और बनती नहीं। बहुत आसान सा पूछा गया, मुश्किल कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। जहाँ से देख रहे हैं कि जो बच्चों को जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके तो क्या कहें हम, जिन्होंने एक बार ध्यान से पूरे सिलेबस को देखा तो मुश्किल है नहीं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो हम सबको पता है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। रसों के स्थायी भाव आप सबने याद किए ही थे, रौद्र रस है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंगार रस का उदाहरण है? यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर यदि किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा तो हो सकता है कि यहाँ पर रस का ध्यान नहीं दिया कि किसमें कौन सा रस है, तो ये थोड़ा सा समझने वाला था। तो ध्यान रखना कि इसका ऑप्शन डी सही है। सूख गया रस श्याम गगन का, एक घूंट विष जग का पीकर, ऊपर ही ऊपर जल जाते सृष्टि ताप से पाव सीकर, ये तो बनता ही नहीं है कि सूख गया श्याम रस गगन का घूंट विष जग का पीकर, ये बात है ही नहीं कहीं भी श्रृंगार रस में। सच मान प्रेम की दुनिया में मौत नहीं विश्राम नहीं, ये प्रेम के सूरज जो डूबे इधर कभी तो जाकर उधर निकलते थे, ये कोई यहाँ पर सूरज अभी इधर से उधर निकलते थे, तो ये आता नहीं है। वो स्नेह करेंगे एक दिन सबसे, उनसे जिसने तुमने सिखाया नफरत का, यहाँ पर भी नहीं है। और तब से नाम है मैंने लिखा ऐसे कि सचमुच सिंधु की लहरें न उसको पाएंगी, फूल में सौरभ तुम्हारा नाम मेरे गीत में। तो ये प्रेम की बात की गई है, जब से मैंने तुम्हारा नाम लिखा है अपने दिल पे अपने दोस्त में, जब से सचमुच सिंधु की लहरें भी न उसको पाएंगी, अर्थात उस नाम को छू नहीं पाएंगी सिंधु की लहरें भी। जिस प्रकार फूल की सुंदरता फूल का सौरभ होता है, तो वैसे ही तुम्हारा नाम भी मेरे गीत में ही रहेगा, यानी मेरे गीतों में रहेगा। तो एक प्रेमी के द्वारा एक प्रेमिका का वर्णन वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है, तो श्रृंगार रस का उदाहरण यही है इसमें, और कोई नहीं बनता। थोड़ा सा मुश्किल था ये, तो डी है ये, थोड़ा है लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा समझना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। रस निष्पत्ति के लिए किन किन की आवश्यकता होती है? तो विभाव अनुभाव संचारी भाव, क्योंकि स्थायी भाव इन्हीं भावों के अंतर्गत आ जाता है, विभाव के अंतर्गत, तो इसलिए पहला ही ऑप्शन इसका सही था। तो यही तीन महत्वपूर्ण है जो रस की निष्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं। स्थायी भाव तो प्रत्येक रस का अपना स्थायी स्वरूप होता है, लेकिन जो रस की उत्पत्ति के लिए निष्पत्ति के लिए जिनकी जरूरत होती है, तो ये तीन ही होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं थी, जिसने थोड़ा सा भी ध्यान से इसको समझा और पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये वैसे भी इस पैराग्राफ को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी जब आपने यदि देखा होगा तो ये इस पाठ को, लेकिन यहाँ पर मास महीनों की बात पूछी गई है कि कौन सा महीना यहाँ पर नहीं आया है, तो कार्तिक के महीने से शुरू होता है, फिर फाल्गुन का महीना आता है, फिर
माघ का, इन तीनों महीनों का वर्णन, अश्विन का वर्णन जो है इसमें नहीं है। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत गाते गाते मस्त हो जाते, सुर में आते, उत्तेजित हो उठते से आप क्या समझते हैं? कि गाने के धुन में सुध बुध खो देना ही ये इसका कारण था। जब मस्त हो जाते थे तो पता ही नहीं चलता था कि उनको वो कहाँ बैठे हैं, कैसे क्या नाच रहे हैं, क्योंकि पसीने की बूंदें उनके माथे से चमकने लगती थी। ये सारी बातें, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, आगे चलते हैं। भगत के विषय में इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है? वह सवेरे ही जाकर गांव से 2 मील दूर नदी के लिए स्नान करने जाते थे, नदी पर स्नान के लिए जाते थे, तो ये सही है। सही नहीं है ढूंढना हमें। गांव के बाहर पोखर के ऊंचे बीड़े पर बैठ कबीर पद गाते थे, तो सही है, ऊंचे बीड़े पर बैठकर पद गाते थे। बहुत अधिक सर्दी में उनकी उंगलियां खंजड़ी पर चल नहीं पाती, ना ऐसा नहीं होता था, खंजड़ी पर चलती रहती थी। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगला ऑप्शन भी पढ़ लेना चाहिए हमें। भारत भगत पूर्व की ओर मुंह किए काली कमली ओढ़कर बैठते थे, तो काली कमली ओढ़कर बैठते थे, सही है, नहीं है, ढूंढना था हमें। लेखक ने अपनी दिनचर्या के बारे में अलग से रेखांकित करने वाली कौन सी बात बताई है? कौन सी बात बताई है? तो वह रोज सुबह जल्दी नहीं उठते ही नहीं थे, जल्दी नहीं उठते थे। वे शुरू से ही देर से सोने वाले व्यक्ति, देर तक सोने वाले व्यक्ति, बिल्कुल सही है। वो इस पैराग्राफ में आप पढ़ोगे तो ऐसा ही आया है। आमतौर पर वे जल्दी उठ जाने वाले व्यक्ति हैं, बिल्कुल गलत है। जाड़े के मौसम में देर तक सोते हैं, जाड़े के मौसम में देर तक नहीं, वो आमतौर पर वे शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर। पूर्व में लोही लग गई थी, तो पूर्व में लोही लगने का अभिप्राय है पूर्व में सूर्य की लालिमा दिखाई देना। तो हमें इसमें देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पूर्व में सूरज पूरा निकल आता नहीं होता है, पूर्व दिशा में चांद खूब चमक है, चांद की बात ही नहीं है, रात को चमकता है। शुक्र तारे की चमक आसमान में बढ़ रही थी, ये बात आई थी, लेकिन लोही लग जाने की बात नहीं है। सुबह प्रातः काल 4 बजे ही जब वो शुरू कर देते थे तब की बात है। पूरब में सूर्य निकलने से पहले की लालिमा, ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। हालदार साहब ने कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के जो अनुमान लगाए उनमें से कौन सा सही नहीं है? उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी, ये तो सही है। उसे अपने चश्मे का विज्ञापन करने के लिए मूर्ति उपयुक्त लगती होगी, ये गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। आहत करती है भी ठीक है। उसे लगता है कि नेताजी को बिना चश्मे के असुविधा हो रही है, ये लगता था उसको, हवलदार साहब को। लेकिन ये नहीं था, हवलदार साहब ये नहीं समझते थे कि वो विज्ञापन के लिए मूर्ति लगा पर चश्मा लगाते होंगे। हवलदार साहब ये नहीं समझ रहे थे। तो हमारा ऑप्शन यही है, नहीं वाला ही है। आगे 47 पे चले जाते हैं। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो संगमरमर की बस्ट मूर्ति थी, ये सब बातें आई थी। छाती से लेके सिर तक की एक मूर्ति थी, तो ये सब बातें आई थी। तो हमारा ऑप्शन ये सही है, आपने पढ़ा ही है इसके बारे में। अब आ जाते हैं काव्य खंड के जो प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। पहले काव्यांश दे रखा है, दूसरा चैप्टर दे रखा है, कहे लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जानत विदित संसारा। तो ये प्रश्न दे रखे थे और इनके क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। लक्ष्मण जब परशुराम को व्यंग्य कर रहे थे, तो ये कर रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उऋण हो गए, तो इसके पीछे का क्या कारण था? परशुराम अपने माता पिता के सम्मान का माध्यम बने, सम्मान का माध्यम बने होते तो लक्ष्मण ये बात नहीं करता, तो ये गलत है। परशुराम ने अपने माता पिता को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान किया, ये भी गलत है, क्योंकि लक्ष्मण ऐसा व्यंग्य करते ही नहीं यदि सुख समृद्धि ऐश्वर्य दिया होता तो। परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बने, ये हो सकता है क्योंकि माँ को मार दिया था उन्होंने, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन पहले नेक्स्ट कारण भी पढ़ लेते हैं क्या है। परशुराम अपने माता पिता के लिए अपयश लाने वाले बने, तो ये ऑप्शन यहाँ सही नहीं बैठता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 49। लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुन परशुराम ने कौन सी प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो यहाँ पर परशुराम जब भी लक्ष्मण बोलते हैं, उनके कड़वे वचन बोलते हैं, तो परशुराम से अपना फरसा जो सुधार लेते हैं। तो बार बार आया था, लक्ष्मण ने अपना फरसा जो ना, परशुराम ने अपना फरसा तुरंत संभाल लिया जैसे ही लक्ष्मण के वचन सुने, कटु वचन सुने, सुनत लखन के सुधारी फरसा, कुछ ऐसे वो जो वाक्य आए थे, तो उन्हें फरसे को सुधार लिया, तैयार कर लिया था, सुधारने का अभिप्राय। तो अपने प्रश्न को संभाल कर आगे बढ़े, बिल्कुल ठीक है। अपने स्थान पर अवाक खड़े रहिए तो हो ही नहीं सकता। और आगे बढ़कर लक्ष्मण पर वार किया ही नहीं था।
विश्वामित्र से शिकायत करते हुए बोले, ये बात वहां तक आई नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर जो है हर्षे को संभाला था, तैयार किया था। लक्ष्मण का परशुराम के प्रति व्यवहार है तो आदर सूचक तो है ही नहीं, सम्मानजनक भी नहीं है, कुटिलता भरा भी नहीं, अपमानजनक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। चलो आगे कुछ क्वेश्चन और रहते हैं, उनको भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। परशुराम को भृगुवर क्यों कहा? तो भृगुवर क्यों कहा परशुराम ने? क्योंकि वो भृगु के पुत्र थे, भृगु के वंश के थे, तो इसलिए भृगुवर का यही ऑप्शन सही हो जाता है। कौन नहीं जानत विदित संकारा, कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। तो संसार भर इसे जानता है, मैंने संसार भर में इसे कौन नहीं जानता, तो ये ठीक है, क्योंकि इसमें संसार भर में बात छिपी है, या संसार से यह बात लगभग विलुप्त है, ये आते ही नहीं, किसे अपनी जान प्रिय, ये आते ही नहीं है। तो कौन नहीं जानता, विदित संसार, सारा संसार जानता है। तो संसार भर में कहने का अभिप्राय कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, इसका अभिप्राय ये था। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसमें सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं 53 और 54। गोपियां उद्धव के योग के संदेश को सुन योग को किसके लिए उपयुक्त बताती है? तो चंचल मन वालों के लिए उपयुक्त बताया था। चंचल मन कौन? जिनका मन स्थिर नहीं है, तो स्थिर मन वाले लोगों के लिए था। गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या प्रतीत होता है? तो कड़वी ककड़ी, योग का संदेश उनको कड़वी ककड़ी की तरह लगता है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। तो ये थे हमारा आज का जो हिंदी का जो आपका पेपर था, और उनका जो ऑप्शन थे, सही ऑप्शन जो मैंने आपको बताए, तो आप अपना स्कोर जो है वो निश्चित कर लीजिए कि आपका स्कोर क्या आया है। और मेरे स्कूल के बच्चे हैं जो, वो मेरे पास व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे अपना अपना स्कोर जो है क्या रहा आपका, कौन अच्छे नंबर ले पाया है, तो जो अच्छे नंबर लेकर आए हैं बच्चे, जो अच्छा स्कोर है वो मेरे पास आप जो है मैसेज कर देंगे कि जी मेरे पास इतने इतने ये मेरा स्कोर बना है। तो आशा है कि आप सभी अच्छी प्रकार से अपने आंसर की चेक करके मेरे पास जो है आप रिस्पॉन्स जो है वो भेजेंगे। ओके।